वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 184 है यूपीपीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें मिश्रित प्रश्नों पर। ठीक है, इसमें जीएस के भी प्रश्न होंगे, इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होंगे, इसलिए मैंने इसमें 25 प्रश्नों को ऐड किया है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। 12 जून को एग्ज़ाम है और आप इस सीरीज़ की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो और इसमें आपको मिलेगा फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो जिसको भी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट, पहला प्रश्न स्टेटमेंट वाला है। तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। बताना कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अधिकतर करेक्ट ही होता है, लेकिन कुछ सवाल जो है इनकरेक्ट वाले पूछ जाते हैं। तो यहाँ देखना जरूरी है कि सही है या सही नहीं है, पूछा क्या है। तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और उन्हें 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर मार दिया गया था। सिखों के 10 गुरु हुए। 10 के नाम याद होने चाहिए, और खासकर पहले, दूसरे, 5वें, 9वें और 10वें का तो याद ही रखना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने को आ जाता है क्रम में। तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, सही है वाली बात। 10वें थे गुरु गोविंद सिंह और प्रथम थे गुरु नानक देव। 5वें गुरु अर्जुन देव। उन्हें 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट जहांगीर नहीं बल्कि औरंगजेब के आदेश के बाद मार दिया गया था। तो दूसरा वाला इनकरेक्ट हो गया, पहला वाला करेक्ट हो गया। अपने को इनकरेक्ट ही ढूंढना, तो बी है इसका आंसर। तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। उन्हें 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के बाद मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में किसे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनमें से? इनको किया गया है, नाम क्या है इनका? देश में लगभग 50,000 से अधिक महिलाओं को ये आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। इनका नाम है अनीता गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली बिहार की अनीता गुप्ता को 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है यूपीपीसीएस में, 150 है। तो इस तरह के हेडक्वार्टर वाला भी एक आध सवाल पूछा जा सकता है। राजधानी वाला एक सवाल पूछा जा सकता है। सबकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? पेरिस फ्रांस में नहीं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में नहीं है, यह है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो विपो का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है और इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और प्रत्येक वर्ष आपको याद हो तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत विपो का जो सदस्य बना वो 1975 में बना, 1975। तो इससे रिलेटेड इतनी चीज़ें हैं। प्रश्न बनेगा तो इसी में बन जाएगा, बाहर से नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में शुरू किया गया अनबॉक्स मी कैंपेन किस दिन से संबंधित है? अनबॉक्स मी कैंपेन किस दिवस से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता का दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता का दिवस, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, यूएसएआईडी ने अनबॉक्स मी अभियान या कैंपेन नामक एक पहल शुरू की है जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता का दिवस पर ट्रांसजेंडर बच्चों के अधिकारों की वकालत करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अपना प्यारा भारत। तो अक्टूबर 2022 में भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। ये जनरल साइंस का एक सवाल आ गया। पित्त रस किस अंग से स्रावित होता है? बाइल जूस बोलते हैं इसको। बताइए, लिवर से, स्टोमक से, किडनी से या पैनक्रियास से? यकृत, लिवर से।
तो यकृत जो है मुख्य रूप से पित्त रस को स्रावित करता है जो कि पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, मतलब गॉल ब्लैडर में जमा कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसको। और पित्त रस को बोलते हैं बाइल जूस, और इसको स्रावित सिक्रेशन कहाँ से होता है? इसका लिवर से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक और संस्थापक कौन थे? ये तो कई बार टेस्ट सीरीज में देखा होगा। केसरी, मराठा, बाल गंगाधर तिलक इसका उत्तर है। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बोनस प्रश्न होते हैं ऐसे, अगर एग्जाम में आ जाएं तो। खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी बताना है आपको? मक्का है, मूंगफली है, कपास है। गेहूं नहीं है, रबी की है गेहूं। तो गेहूं एक रबी की फसल है, बाकी कपास, मूंगफली, धान, मक्का ये सब खरीफ की फसलें हैं। ये सब याद रखिएगा, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताइए। अब असम हिमालय तो होगा नहीं, आपको पता होगा। ठीक है, अगर इंडिया का मैप फॉलो करते होगे तो। ठीक है, इस वाले पार्ट की बात हो रही है। कुमाऊं हिमालय इसका आंसर है। तो सतलज एवं काली नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय स्थित है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? सही नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। और लोकसभा के सत्र को स्पीकर के आदेश के बाद स्थगित किया जा सकता है। और राज्यसभा की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। ये ए, बी और डी कुछ एक जैसे नहीं लग रहे? ये तीनों सही हैं जो एक जैसे लग रहे हैं, यही गलत है। लोकसभा के सत्र को स्पीकर नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति के आदेश के बाद स्थगित किया जा सकता है। तो लोकसभा के सत्र को राष्ट्रपति के आदेश के बाद स्थगित किया जाता है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के आदेश पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित निकायों में से किसकी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाती है या रखी जाने वाली है? कौन सी रिपोर्ट है वो? यूपीएससी की रिपोर्ट तो रखते हैं वार्षिक, वित्त आयोग की रिपोर्ट भी रखते हैं राष्ट्रपति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, सारे हो गए तो। ठीक है, डी हो गया। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में निम्नलिखित निकायों की रिपोर्ट रखी जाती है। एक तो वार्षिक वित्त विवरण है, मतलब वार्षिक वित्त स्टेटमेंट हो गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट हो गई, संघ लोक सेवा आयोग की, और क्या क्या, वित्त आयोग की रिपोर्ट हो गई, अनुसूचित जाति जनजाति को दिए गए विशेष ऑफर्स की रिपोर्ट। ठीक है, सभी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर ध्यान देना है, क्या क्या है ये? दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कौन सा से केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं? किस किस की हैं राज्यसभा में सीटें? दिल्ली, पुदुचेरी की है, और किसकी है? केवल एक और दो जगह भी। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में केवल दिल्ली और पुदुचेरी की उपस्थिति है, ऊपर जो दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कार्यकारी में शामिल हैं? स्टेटमेंट वाला है तो राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद भी हो गई। ठीक है, बाकी ये दोनों नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। तो केंद्रीय कार्यकारी में शामिल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? देखिए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, और जब मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी। एक संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन, तो 9वीं जोड़ी गई, फिर 10वीं जोड़ी गई, फिर 11वीं जोड़ी गई, फिर 12वीं जोड़ी गई। किस किस अधिनियम से जोड़ी गई ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। फिलहाल हमको उत्तर इसका 8वीं अनुसूची है। कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में? अच्छा, ये बताइए, जब संविधान बना था अपना तब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची तो थी उस समय, 8 अनुसूची तक तो थी ना, 9 तो बाद में जोड़ी गई। तो 8 अनुसूची में उस समय 14 भाषाएं थी। एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां, फिर एक भाषा और जोड़ी गई, वो थी सिंधी, तो 15 हो गई। फिर उसके बाद एक 71वां संविधान संशोधन हुआ 21 के बाद, उसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, तो 15 3 18 हो गई।
उसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन, उसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो 18 और 4 22 हो गई। और वर्तमान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं, याद रखना इसको। इंग्लिश है क्या इन 22 में? नहीं है। हिंदी है। संस्कृत है, उड़िया, ठीक है, सब। अंग्रेजी नहीं है। तो 8वीं अनुसूची हो गया इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कौन है इसमें? तो अब बताइए। आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर नहीं है, सीएजी है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सीएजी हैं जिनका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में निहित है। इनका पूरा नाम है, पूरा फुल फॉर्म है कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर है, कंट्रोलर कहाँ से हो गया? कंट्रोलर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नंबर 16 पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लागू करने के लिए जाने जाते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा एग्जाम में। पीएन भगवती, और रिलेट करने के लिए बताया कि पी का पी और पीएन भगवती का पी पकड़ लो, याद रख लो। तो जस्टिस पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने सबसे पहले पीआईएल यानी जनहित याचिका को लागू किया। नंबर 17 पर आ जाइए। संविधान का संशोधन सदन के किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, दोनों? देखिए मनी बिल तो है नहीं, ये मतलब धन विधेयक जो केवल लोकसभा में आएगा, गलत है। ये तो संविधान संशोधन है, विधेयक किसी में भी ला सकते हैं, चाहे इसमें लाओ पहले, इसमें लाओ पहले, सी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र है और इस लेख के अनुसार संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी संशोधन को जोड़े, संशोधित करे या निरस्त कर सकती है। और संविधान के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक को जो है पेश किया जा सकता है। और आपको ज्ञात हो कि किसी भी राज्य विधायिका में संविधान संशोधन के लिए एक बिल पेश नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है तो क्या होगा? राज्य का नीति निषेधक सिद्धांत हो सकता है, मौलिक अधिकार हो सकता है। मौलिक कर्तव्य यानी ड्यूटीज़ नहीं है। तो पर्यावरण की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है, छुआछूत का अंत करना, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, ये एक मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है। अनुच्छेदों से याद रख लो, 12 से 35 तक जो हैं वो आपके मौलिक अधिकार हैं। फिर 36 से 51 तक राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत। फिर 51 के का में या ए में आपके हैं मौलिक कर्तव्य, और कितने हैं वर्तमान में? 11 हैं। ये सभी मौलिक कर्तव्य नहीं है, सी गलत है। तो छुआछूत का अंत करना या अस्पृश्यता का अंत करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत एक मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स है, ना कि मौलिक कर्तव्य। नंबर 19 पर आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेध की रिट निम्नलिखित में से किसके खिलाफ जारी की जाती है? निषेध की रिट जारी करते हैं जो ऊंचे कोर्ट होते हैं, वो निम्न कोर्ट के लिए करते हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए, मतलब अपने अधिकार से बाहर मत निकलिए, जो मामला आप तक सीमित है आप उसी के लिए खाली। तो न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों के लिए, सी। तो न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों के लिए निषेध की रिट जारी की जाती है। यह रिट अक्सर एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है, जिसमें यह निर्देश दिया जाता है कि वह कौन? निचली अदालत ऐसे मामलों में आगे ना बढ़े जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1953 या 1956? 1956 में। तो देखिए जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने जेबीपी समिति बनाई, जिसमें 3 नेता थे। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का प्रस्ताव नकार दिया। एक कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु ने तेलुगु बाहुल्य राज्य बनाने के लिए जो है आमरण अनशन किया, और उनकी 16 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई, जिसके फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र स्टेट की स्थापना की गई, जिसका नाम 1956 में आंध्र प्रदेश कर दिया गया। नंबर 21 है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है? कौन सा इसमें?
अरुणाचल प्रदेश। तो 83वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2000 में। इसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। यदि सदन की कुल सदस्य संख्या 520 है, अब इनमें से 20 सदस्य अनुपस्थित हैं और किसी विधेयक के पक्ष में 251 मत हैं, तो यह किसका उदाहरण है? देखिए, कुल शक्ति सदन की कितनी है? 520 और 20 अनुपस्थित हैं, तो 500 हो गए। तो 250 + 1, तो सिंपल मेजोरिटी हो गई फिर तो ये। ठीक है। विधेयक पूर्ण बहुमत से पारित नहीं, विधेयक प्रभावी बहुमत, विधेयक साधारण बहुमत, पहले सही है। तो विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा पहला। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये एक ऐसा प्रश्न है कि किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। इसका उत्तर है वर्ष 2006। 6 ही है। तो घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ और यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। पूछा क्या है, लागू या पारित, कब लागू हुआ? ठीक है, तो सही है 2006। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत में आधुनिक राज्यों का पहला मुख्यमंत्री था? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, बड़े प्रश्न बने हैं। संजीवा नहीं, संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी 1956 में आंध्र प्रदेश की स्थापना के समय मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, 25 प्रश्न ऐड किए थे मैंने इसमें, और यह है कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी 3 गलत है, एक ही करेक्ट है। चलिए एक एक करेंगे, एक एक पढ़ेंगे और हाथों हाथ उसका जो है एलिमिनेट कर देंगे। संविधान संशोधन में राज्य की विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए, कुछ तो होती है, गलत है। संविधान के सभी प्रावधानों को बहुमत से राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन के बाद ही संशोधित किया जा सकता है। सभी प्रावधानों को, सभी नहीं, कुछ में जरूरत पड़ती है राज्य की विधायिकाओं की। दूसरा भी गलत हो गया। संविधान के कुछ प्रावधानों को केवल सभी राज्यों के राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन के बाद ही संशोधित किया जा सकता है। सभी राज्य नहीं, आधे से अधिक राज्य, गलत है ये भी। संविधान के कुछ प्रावधानों को बहुमत से राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन के बाद ही संशोधित किया जा सकता है, ये सही है, एकदम सटीक सी। तो संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो बहुमत से और साथ ही राज्य विधायिकाओं को द्वारा अनुमोदन के बाद ही संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, और सारे राज्य नहीं, वो भी आधे से अधिक राज्य। तो ये 25 प्रश्न थे। बाद के प्रश्न इसमें इंडियन पॉलिटी के थे, कुछ करंट अफेयर्स के थे, कुछ जीएस के थे। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप पेड सीरीज़ के लिए, जिसमें आपको मिलेगी पूरे साल की करंट अफेयर्स। और ये जो प्रश्न है जो डेली मिलते हैं यूट्यूब पर, इन प्रश्नों को भी हमने उसमें ऐड कर दिया, उसमें अलग से भी प्रश्न है। ठीक है।